नमस्कार दोस्तों, हम लोगों का चल रहा था एसएससी जीडी के लिए प्रैक्टिस सेशन, ठीक है ना। तो उसी सीरीज में ये नेक्स्ट वीडियो है। इसमें भी आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे, 10 सवाल मैथ के, ठीक है बेटा। अगर आपको सेशन पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है। चलिए तो हम लोग बात करते हैं बेटा इन सवालों के साथ में। ये फर्स्ट सवाल बेटा, स्क्रीन पर आपको पहला सवाल दिख रहा होगा, सवाल पढ़िए, उसके बाद बात करते हैं हम लोग, ठीक है बेटा। चलिए पहला सवाल है, किसी लंबवृत्तीय बेलन का आयतन तथा वक्रपृष्ठ क्रमशः 154 मीटर क्यूब तथा 88 मीटर स्क्वायर है, बेलन की त्रिज्या क्या होगी, ठीक है। सवाल में दो चीज़ें दे रखी हैं बेटा, एक तो बेलन का आयतन दे रखा है, ठीक है ना, बेलन का आयतन दिया है 154 मीटर क्यूब, और दूसरा दे रखा बेटा बेलन का वक्रपृष्ठ दिया बेटा 88 मीटर स्क्वायर। आपसे पूछ रहा है इस बेलन की त्रिज्या बताइए। देखो बेटा, बेलन का जो आयतन होता है ना, आयतन, अगर आयतन में आपने वक्रपृष्ठ भाग कर दिया तो आपको ये हमेशा r/2 मिलेगा। ये सीधे सीधे समझ जाओगे, तो भाई कुछ नहीं है, ये सीधा हमने आपको सीधा बता दिया कि कभी भी बेलन के आयतन में अगर आपने वक्रपृष्ठ से भाग कर दिया, बेलन के आयतन में वक्रपृष्ठ से भाग करोगे, ये r/2 मिलेगा सीधे सीधे, ठीक है बेटा। 154/88 कर दो, सॉल्व कर दो, हो जाएगा। 2 से ये कैंसिल करो बेटा, 4 हो गया, ये 11 से काट दो बेटा, 11 चौके 44 हो गया, 11 से काट दो, ये हो जाएगा 11 चौके 44 हो गया बेटा। 2 से काट दो, 2 दूनी 4 हो गया, 2 सत्ते 14 हो गया बेटा, ठीक है। r बराबर हो गया 7/2, कह सकते हैं बेटा r बराबर होगा 3.5, 3.5 मीटर जो है वो आ गई त्रिज्या। आपसे त्रिज्या ही पूछिए बेटा, ठीक है ना, आ गया होगा समझ में। कुछ नहीं है, सीधे सीधे हमने क्या कर दिया, आयतन वक्रपृष्ठ से भाग कर दिया बेटा। जैसे आप आयतन वक्रपृष्ठ से भाग करोगे, ये r/2 मिलेगा आपको, त्रिज्या का आधा मिल जाएगा आपको, ठीक है ना। तो त्रिज्या का आधा 7/2 हो गया, तो त्रिज्या होगी कितनी, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट सवाल देखो बेटा, दूसरा सवाल देखो। सवाल आपको दिख रहा होगा, सवाल आप पढ़िए, उसके बाद फिर बात करते हैं हम लोग बेटा। सवाल कह रहा है, एक दुकानदार किसी वस्तु को 720 रुपये में बेचकर विक्रय मूल्य का 20% लाभ कमाता है। यदि वह 25% लाभ लेना चाहे तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, ठीक है ना। किसी वस्तु को बेच रहा है और बेचने के बाद 720 रुपये में बेचने के बाद विक्रय मूल्य का 20% लाभ है, तो यदि वह 25% लाभ चाहे तो वस्तु को कितने में बेचे। देखो पहले बेटा सेलिंग प्राइस दिया आपको 720 रुपये, उस वस्तु का सेलिंग प्राइस है, ठीक है ना। 720 रुपये में वस्तु बेचेगी। अगर 720 रुपये में बेची जाती है तो विक्रय मूल्य का 20% लाभ होता है बेटा, ठीक है बेटा। इसका मतलब ये है बेटा कि अगर विक्रय मूल्य का 20% लाभ है, 20% को आप फ्रैक्शन में लिखो तो आप कह सकते हो 5 पे 1 लाभ है। ये लाभ है किस पे, सेलिंग प्राइस पे, विक्रय मूल्य पे। आपको ये पता है प्रॉफिट एंड लॉस में जो लाभ होता है ना, लाभ हमेशा वस्तु के क्रय मूल्य पर होता है। किस मूल्य पर होता है, क्रय मूल्य पर। जबकि यहां दे रखा सवाल में आपको कि जो प्रॉफिट है वो वस्तु के सेलिंग प्राइस पे है, विक्रय मूल्य पे है। विक्रय मूल्य पे कभी लाभ नहीं होता। लाभ की जो गणना होती है, लाभ की जो कैलकुलेशन करते हैं, वो हमेशा वस्तु के क्रय मूल्य पे करते हैं, ठीक है। तो यहाँ इसने विक्रय मूल्य का 20% दिया है। इसका मतलब ये कि अगर किसी वस्तु का सेलिंग प्राइस 5 रुपये है तो उस वस्तु को 5 रुपये में बेचने पर जो प्रॉफिट है वो 1 रुपये है। आपने वस्तु को 5 में बेचा है, तब आपको 1 रुपये का प्रॉफिट है। इसका मतलब इस वस्तु का जो सीपी है, माने कॉस्ट प्राइस है, वो 4 रुपये है, ठीक है। तो उसका अगर 4 रुपये किसी का कॉस्ट प्राइस है और 1 रुपये प्रॉफिट है, तो उसका वास्तविक में लाभ कितना है, रियल प्रॉफिट क्या है, वास्तविक लाभ क्या है बेटा, तो हो गया 4 पे 1 इसका रियल प्रॉफिट है बेटा। अगर 4 पे 1 है तो ये कितने प्रतिशत बना बेटा, 25% लाभ है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जो 20% प्रॉफिट, ये सेलिंग प्राइस का जो 20% प्रॉफिट होता है रियल में, वही प्रॉफिट 25% होता है। विक्रय मूल्य का 20% लाभ ही
कितना है बेटा? 25% लाभ है। सवाल करा विक्रय मूल्य वस्तु बेचेगी 720 में तो उसे प्रॉफिट 20% होता है सेलिंग प्राइस का। तो आपको समझ जाना है कि 720 में बेचने से विक्रय मूल्य का 20% है, लेकिन वास्तव में 20% बराबर किसके होता है? 25% के। इसका मतलब 720 में बेचने से उसे 25% प्रॉफिट होता है। इसका मतलब वस्तु का विक्रय मूल्य जो है वो 720 रुपये ही होगा। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना था, केवल ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए कि विक्रय मूल्य का 20% प्रॉफिट ही वास्तव में इसके क्रय मूल्य के 25% के बराबर है। ठीक है ना, तो आंसर इसका 720 रुपये ही होगा बेटा। ठीक है, आंसर डी जो ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है इसका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए बेटा। सवाल नंबर 3 जो है वो स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। इस सवाल की हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल पढ़िए फिर आगे बात करें। कंपाउंड टेस्ट का सवाल है, बिल्कुल आसान है। थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, थोड़ा सा सोचना शुरू करोगे, आपको सवाल समझ में आ जाएगा। देखो सवाल कह रहा है कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की किसी निश्चित दर से 3 वर्ष में 5,400 रुपये तथा 6 वर्ष में 18,225 रुपये हो जाती है। ब्याज की वार्षिक दर क्या है? आपको ब्याज की वार्षिक दर बतानी है। ठीक है, सवाल कह रहा है कोई धनराशि है, कोई भी धनराशि वो पता नहीं कितनी है, वो धनराशि 3 वर्ष में 5,400 रुपये हो जाती है और यही धनराशि 6 वर्ष में, माने बेटा अगर 3 वर्ष ही है तो 3 वर्ष और हो गए पूरे 6 वर्ष। 6 वर्ष में 18,225 रुपये हो जाती है। ठीक है ना, ये हो गई। एक धनराशि है जो 3 वर्ष में 54 रुपये हो जाती है और अगले 3 वर्ष में 18,225, माने 6 वर्ष में 18,225 हो जाती है। ठीक है ना, अगर आप कंपाउंड टेस्ट पढ़ोगे बेटा तो एक बात आपने दोनों सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड टेस्ट में एक बात समझी होगी कि सिंपल इंटरेस्ट जो होता है, साधारण ब्याज जो होता है, वहाँ पे वर्षों में सेम ईयर्स हैं तो ब्याज सेम लगता है। ठीक है ना, ब्याज सेम बढ़ेगा, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में ब्याज सेम नहीं बढ़ता है। कंपाउंड इंटरेस्ट में गुना सेम होता है। माने अगर 3 वर्ष में ये दोगुना हुआ तो अगले 3 वर्ष में भी धनराशि दोगुनी ही होगी, रुपए बराबर नहीं होते। ठीक है ना, तो ये चीज़ यहाँ आप समझो ध्यान से कि अगर ये 54 रुपये बेटा और ये 3 साल में 18,225 हो गए तो बताओ ये 54 रुपये 18,225 3 साल में होते, बताओ कितने गुना हो गए? तो आपको यहाँ से गुना जान लेना चाहिए बेटा। देखो 18,025 बटे 5400 कर दो। ठीक है, काट देते हैं बेटा, 25 से कट जाएगा, 25 दूनी 50, 25 सेकंड 25 हो गया, 25 सेकंड 150 हो गया बेटा। ठीक है, यहाँ 25 से कर दो, 25 सत्ते 175 हो गया बेटा। 175 हो गए, बच्चे कितने यहाँ पे 7, 25 दूनी 50 और 25 में 225 कट गया बेटा। ये हो गया 729 बटे 216 और काट देते बेटा। देखो 9 से कट जाएगा, 9 8 72 हो गया बेटा, 9 1 9, 9 से ये काट दो, 9 दूनी 18 हो गए, 9 चौको 36 हो गया बेटा। ठीक है, और काट देते हैं, 3 से कट जाएगा, 3 8 24 हो गया बेटा, 3 7 21 हो गया। अब नहीं कटेगा, 27 बटे 8 हो गया। इसका मतलब ये धनराशि बेटा 5400 रुपये से अगर 18,225 हो जाती है 3 साल में, तो इसका मतलब ये धनराशि 3 साल में बेटा 27 बटे 8 गुना हो गई। कितने गुना हो गई? 27 बटे 8 गुना हो गई। ठीक है ना, अगर ये 27 बटे 8 गुना 3 वर्ष में होती है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 3 वर्ष हैं यहाँ भी सेम 27 बटे 8 गुना हुई होगी। ठीक है, धनराशि 27 बटे 8 गुना हो जाती है 3 साल में। ठीक है, अब 3 साल में 27 बटे 8 गुना हो जाती, तो अगर यहाँ से बेटा आपसे धनराशि पूछता तो यहाँ बता देते, कोई धनराशि जिसका 27 बटे 8 गुना 54 हो जाए, 8 दूनी 16, 27 दूनी 54 बेटा हो जाएगा 1600 रुपये। तो अगर आपसे धनराशि पूछता तो आंसर आपका हो जाता बेटा 1600 रुपये। 1600 का 27 बटे 8 करो, 54 हो जाएगा बेटा। लेकिन हमसे धनराशि तो पूछी नहीं है, हमसे पूछा है बेटा क्या? दर पूछा है। ठीक है, बिल्कुल आसान है, आप थोड़ा ध्यान से समझो, समझ पाओगे बेटा। देखो ये 3 वर्ष है, 3 वर्ष में 27 बटे 8 हो गई बेटा। इसका मतलब इस 27 बटे 8 को हम ऐसे लिख दें, ये 3 बटे 2, ये 3 बटे 2 और ये 3 बटे 2। देखो 3 त्रिका 9 27, 2 दूनी 4 दूनी 8।
1 साल, 2 साल, 3 साल हो गए बेटा, 3 साल में 3/2 हो जाती है, 1 साल में 3/2 हो जाती है, ठीक है। तो 3 साल में 27/8 हो गई, गुना सेम होता है। अब अगर एक वर्ष बेटा 3/2 होती है, 2 से 3 हो जाती है, तो आप ये भी कह सकते हैं कि अगर सर ये एक वर्ष में 203 हो जाती है, तो 2 से 3 हो गई है, नहीं एक ब्याज हो गया। अगर एक वर्ष में एक ब्याज होता है 2 पर, तो ब्याज दर कितनी बनी बेटा? ये होगी 50%। यही पूछा आपसे। 2 से 3 हो जाती है तो एक ब्याज है, 2 पर एक ब्याज है, कितने परसेंट बना बेटा? 50%। आ गया होगा समझ में? अगर आपको समझ में आ रहा है बेटा तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, ठीक है। शेयर कीजिए सेशन को अगर आपको पसंद आता है तो, ठीक है ना। ये तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है इसके लिए, लगातार सोचना पड़ता, प्लान करना पड़ता, पहले से नहीं वीडियो अपलोड करना है, ठीक है ना। और फ्री है तो आप कमेंट तो कर ही सकते हैं, लाइक तो कर ही सकते हैं, ठीक है। चलिए बेटा बात करते हैं अगला सवाल। नेक्स्ट सवाल देखो बेटा, स्क्रीन पे आपको सवाल दिख रहा होगा, सवाल पढ़ो, उसके बाद अगले सवाल की बात करते हैं हम। देखो बेटा नेक्स्ट सवाल है, 4th नंबर है। कह रहा एक 7 मीटर त्रिज्या वाला 15 मीटर गहरा बेलनाकार कुआं खोदा गया है। इससे निकली मिट्टी को 30 मीटर लंबे तथा 14 मीटर चौड़े आयताकार मैदान पर फैलाया गया है। इस मैदान का तल कितना मीटर ऊपर उठ जाएगा? ठीक है ना। मतलब ये कह रहा है कि एक पहले तो बेलनाकार कुआं खोदा गया है, ठीक बेटा। इस तरह का एक बेलनाकार कुआं है, एक बेलनाकार कुआं है जिसकी त्रिज्या जो है 7 मीटर त्रिज्या है, और ये कुआं गहरा कितना है? 15 मीटर गहरा है। इससे जो मिट्टी निकाली जाए वो इस आयताकार मैदान में फैलाई जानी है। ये आयताकार मैदान है जिसकी लंबाई 30 मीटर है और चौड़ाई 14 मीटर है। इस मिट्टी को यहाँ फैलाना है, ठीक है ना। तो इस घन से निकली बेलन से निकली मिट्टी इस मैदान पर फैलाने, तो इसका तल कितना ऊपर हो जाएगा ये पूछा। तो हमें क्या करना था बेटा, जितनी मिट्टी आप यहां से निकालोगे उतनी मिट्टी तो यहां फैलाएंगे। इसका मतलब जो आयतन इस एरिया का हो, इस बेलन का होगा, उतना ही आयतन तो यहां फैलेगा। तो सेम कर लेते बेटा, इसका आयतन देखो πr² h बेलन का, और इधर जैसे ये अभी आयताकार है तो LV हो गया क्षेत्रफल, और ऊंचा हो जाएगा इसका तल, इसका मतलब ये घनाभ जैसा बन जाएगा बेटा। दोनों का सेम वॉल्यूम होगा। अब यहाँ से लिख देते बेटा 22/7। त्रिज्या कितनी है? 7 × 7, और ऊंचाई कितनी है? 15। L कितनी है बेटा? 30। चौड़ाई कितनी है? 14। और ऊंचाई कितनी? ये पूछा आपसे कितना तल ऊपर हो जाएगा। दोनों आयतन तो सेम ही होंगे, बता चुके हैं आपको बेटा। बस यहाँ से खत्म कर, देखो 7 से 7 कट गए बेटा, ठीक है। 15 से ये काट दो, 15 दूनी 30 हो गए। 7 से ये काट दो बेटा, 7 दूनी 14 हो गए, ठीक है। 2 से ये काट दो बेटा, 11 हो गए। अब इधर 11 बचा, और वो 2 इधर ले आओ बेटा, इधर h रह गया। h बराबर 11/2 हो गया, इसका मतलब 5.5 मीटर हो गया, ठीक है ना। तो ऊंचाई जो है वो 5.5 मीटर हो गई, ठीक है। आ गया होगा समझ में, ठीक बेटा। चलिए बात करते हैं अगले सवाल की। नेक्स्ट सवाल देखो बेटा, नेक्स्ट देखो, कह रहा 15 संख्याओं के औसत में कितनी वृद्धि होगी यदि एक 2 अंकी संख्या जिसके इकाई का अंक 2.5 के अंक से 5 अधिक हो के अंक पलट दिए जाए। एक संख्या है जिसके इकाई के अंक से, जैसे मान लो कोई भी संख्या हम रख लेते हैं बेटा, इकाई का अंक जो है 2.5 के अंक से, 2.5 के अंक से इकाई का अंक 5 अधिक है, ठीक है बेटा। अगर इसके अंक पलट दिए जाए, 16 को 61 लिख दिया जाए, तो अंकों में अंतर कितने का बेटा? 5 का। 5 में 9 से गुणा करो, तो योग में कितने का फर्क पड़ेगा? 45 का फर्क पड़ेगा। योग में वृद्धि हो जाएगी 45 की, ठीक बेटा। जहां आप 16 ले रहे थे वहां आपको 61 लेना है, तो इसका मतलब योग बढ़ जाएगा 45। अगर योग 45 बढ़ जाएगा तो इसे 15 संख्या में डिवाइड करो बेटा। इस 45 को 15 संख्या में डिवाइड करो,
15 संख्याओं में डिवाइड करो तो आप कह सकते हैं बेटा औसत में वृद्धि होगी कितनी, औसत वृद्धि हो जाएगी कितनी बेटा 3। बस आंसर हो गया बेटा, औसत वृद्धि हो गई 3। भाई जैसे आप 16 ले रहे थे, अब आप 61 ले रहे हैं, तो योग कितना बढ़ गया, अंतर 5 का, 9 का गुणा का तो 45 बढ़ जाएगा बेटा। अगर योग 45 बढ़ेगा तो योग को डिवाइड करना 15 संख्याओं में, तो प्रत्येक संख्या में वृद्धि होगी कितने की, 3 की वृद्धि होगी। ठीक बेटा, तो नया औसत जो भी होगा उससे 3 एक्स्ट्रा हो जाएगा, 3 अधिक होगा नया औसत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं बेटा, इसका इस सेशन का 6वां सवाल है, उसकी बात करते हैं। ठीक है, सवाल कह रहा है किसी समसप्तभुज के विकर्णों की संख्या क्या होगी। एक बहुभुज है जिसमें 7 भुजाएं हैं, उस बहुभुज में कितने विकर्ण होंगे आपको ये बताना है। विकर्ण आप समझते हैं, मान लो ये आयत है, ये आयत है बेटा, इसमें इस सिर से इसे मिला दो और इससे इसे मिला दो, बस इसी को विकर्ण कह रहे हैं। तो ये 2 विकर्ण होते हैं आयत में। जैसे मान लो बेटा कोई 6 भुजाओं वाली आकृति है, जैसे बेंजीन का स्ट्रक्चर होता है ना, ऐसे 6 भुजाओं वाली आकृति है, तो इसमें कितने विकर्ण होंगे। तो विकर्ण का मतलब इस शीर्ष को सामने वाले शीर्ष से मिला दो, देखो 1 मिल गया, ये 2 मिल गया, ये 3 हो गया, ये 4 5 6 7 8 9। तो इस जो षटभुज है माने 6 भुजाओं का जो बहुभुज है, इसमें 9 विकर्ण होते हैं। तो ऐसे ही बेटा आपको विकर्ण बताने हैं समसप्तभुज में 7 भुजाओं की आकृति है, तो विकर्ण क्या होंगे। तो अब आपको अगर ऐसे आप कैलकुलेट कर रहे हैं बेटा तो बड़ा समय लगेगा, तो आपको एक फॉर्मूला बताते हैं, आप ध्यान से याद रखना। कभी विकर्णों की संख्या पूछे आपसे, विकर्णों की संख्या, ठीक बेटा, तो आप लगाओगे n² - 3n/2, n² - 3n/2 ये लगा देंगे। ठीक है, n से मतलब क्या होता है बेटा यहाँ, तो n होता है किसी बहुभुज की भुजाओं की संख्या। ठीक है ना, अगर बहुभुज में 7 भुजाएं हैं तो आप क्या करोगे बेटा, 7 का स्क्वायर कर दो और यहाँ 3 × 7 कर दो। ठीक है, बटे 2 करोगे बेटा, तो ये हो जाएगा 49 और ये हो जाएगा 21, माइनस करोगे ये हो गया 49 में से 21 माइनस करो बेटा 28 हो गया, y2 करोगे यहाँ से कैंसिल आउट करोगे बेटा, तो ये हो गया कितना 14। तो इसका मतलब जिस बहुभुज में 7 भुजाएं होंगी उसमें विकर्णों की संख्या जो है वो 7 होगी, तो सॉरी 14 होगी बेटा। ठीक है, चलिए आ गया होगा समझ में। सारे सवाल आप पूरा सेशन कंप्लीट कीजिए बेटा, ठीक है ना। और इससे बाहर एसएससी जीडी में शायद ही कभी पूछे आपको, जितना सेशन हम आपको दे रहे हैं ये लगातार कंप्लीट करवाएंगे एग्जाम तक, ये लगातार ही वीडियो आपको मिलते रहेंगे। तो ये सारे सवाल आप 10-10 सवाल लगभग पर डे करवा रहे हैं हम, तो ये सारे सवाल कंप्लीट कीजिए, इससे बाहर शायद ही पूछे आपसे। ठीक है, चलिए बेटा बात करते हैं इस सेशन का नेक्स्ट अगला सवाल है 7वां सवाल। देखिए बेटा, सवाल पढ़िए, आपको स्क्रीन पे सवाल दिख रहा होगा, सवाल पढ़िए और फिर जवाब दीजिए। ठीक है, अगर आप कर पाते तो सेशन में कमेंट कीजिए, पता चलेगा आपको कि सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। ठीक बेटा, देखो ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 30 दिन तथा 21 दिन में कर सकते हैं। ए अकेला 10 दिन तक कार्य करता है, तत्पश्चात कार्य छोड़ देता है। शेष कार्य को बी कितने दिन में समाप्त करेगा। ठीक है ना, ये सवाल है। देखो बेटा, ए और बी हैं, ए और बी किसी कार्य को करते हैं अलग अलग। ए करता है बेटा 30 दिन में और बी करता है 21 दिन में। दोनों का एलसीएम लिया बेटा, तो यहाँ से आ गया 210, ये टोटल वर्क आ गया बेटा 210 इकाई। अब अगर इसकी इफिशियंसी देखोगे बेटा, तो इसकी तो हो गई 3 से 3 कैंसिल, 3 7 21 हो जाएगा बेटा। और यहाँ अगर 21 की बात करोगे तो इसकी इफिशियंसी माने क्षमता हो गई 10। ठीक है, अब कार्य किसने प्रारंभ किया था, तो वो कह रहा था काम पहले ए ने शुरू किया और अकेले किया 10 दिन तक। तो बेटा इसे अगर आप 10 दिन काम करवाओगे, इसकी इफिशियंसी माने क्षमता माने एक इकाई में जो एक इकाई समय में जो कार्य करता वो 7 है और इसने 10 दिन अकेले कार्य किया। इसका मतलब बेटा 10 दिन में कितना कर दिया इसने, 70 यूनिट काम कर चुका है। अब अगर एक ही बात करें बेटा, तो इसने 10 दिन में 70 कर दिया है, तो शेष बचा कितना, 210 यूनिट काम था, उसमें से 70 यूनिट तो अकेले ए कर चुका है। तो अब शेष बचा कितना बेटा, 140 यूनिट काम बचा। और ये शेष काम अब कौन करेगा, अब करवाना है शेष काम को बी से। ठीक है ना,
तो बी करेगा इस काम को, इस शेष काम को बी कितने दिन में करेगा। बी की देखो टोटल वर्क तो 140 इकाई बेटा, और बी की इफिशियंसी 10 भाग पर डे करने की। आप 10 पत्थर रोज फेंकते, 10 यूनिट रोज काम करते हैं, तो 140 यूनिट करने में आपको कितने दिन लगेंगे बेटा, 14 दिन। आंसर हो गया। ठीक है, आ गया समझ में। अगर आपको थोड़ा सा लग रहा है कि नहीं कम समझ में आ रहा हो, तो हम आपको इसका दूसरा कॉन्सेप्ट बताते हैं। आप ध्यान से समझिए बेटा, और इसका सेकंड कॉन्सेप्ट देखो ध्यान से। देखो ए ने काम किया बेटा, ये बताइए ये पूरा काम कितने दिन में करता है, 30 दिन में, ठीक है ना। और इसने ए ने अकेले कितने दिन काम किया, तो 10 दिन किया इसने अकेले। तो अगर आप 30 दिन में पूरा खत्म करते हैं ना बेटा, और आपने किया सिर्फ 10 दिन, तो आप अपना कितने दिन का काम छोड़ गए, 20 दिन का काम छोड़ गया ए, क्योंकि ए करता है पूरा काम 30 दिन में, और ए ने किया तो सिर्फ अकेले 10 ही दिन है। तो 30 दिन का काम है आपका, आपने किया 10 दिन, इसका मतलब आप अपना काम 2 दिन का छोड़ गए हैं, 20 दिन का छोड़ गए हैं। अब यही जो काम आप छोड़ गए हैं, ये काम किससे करवाना है, बोले बी से करवाना है। और बी पूरा काम कितने दिन में करता है, 21 दिन में करता है। तो जो काम बचा है ना, ये इसे करवाना। देखो 0 से 0 कैंसिल कर दो बेटा, 3 सत्ते 21 हो गया, 7 दूनी 14 दिन लगेंगे। आंसर हो गया, बचे हुए काम को बी कर देगा 14 दिन में। बताइए आ गया वो समझ में। कुछ नहीं करना भाई, आप 30 दिन में पूरा खत्म करते हैं, आपने 10 दिन किया, आप अपना 20 दिन का काम छोड़ गए, 2/3 भाग काम बचा, इस काम को 21 वाले से करवाना है। जिसने 21 दिन में पूरा खत्म करता है उससे करवाना है ये काम। 2/3 गुणा 21 कर दोगे, 14 दिन। आंसर हो गया बेटा। ठीक है, चलिए बात करते हैं बेटा नेक्स्ट सवाल की। अगला सवाल पढ़िए, 8वां सवाल है, स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अच्छा, इस आपको वर्गमूल घनमूल करना है इसका। अंडर रूट लगातार ऐसे कई सारे सवाल आप देखे होंगे, ये लगातार इस तरह की संख्या आती हैं, ठीक है ना। चलो सवाल है बेटा, लिखा अंडर रूट 64 भाग है, फिर से 64, फिर भाग है, फिर 64, और ये चलेगा अनंत तक। ठीक है बेटा, ये है, इसका आंसर आपको बताना है। तो आप ध्यान से देखो बेटा, हम आपको कॉन्सेप्ट सिखाते हैं और ये सब में अप्लाई करोगे, कभी भी ऐसा सवाल आता है। जैसे यहाँ भाग है, अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे ये अंडर रूट है, तो अंडर रूट का मतलब होता है वर्गमूल। मतलब यहाँ हम 2 लिख दें तब भी वर्गमूल है, अंडर रूट लगा है तब भी वर्गमूल है। लेकिन जब कभी यहाँ भाग लग जाए, यहाँ अगर भाग लगा हो, भाग हो, तो जो ये अंडर रूट लगा माने वर्गमूल है ना बेटा, इस 2 को 3 में 1 ज़्यादा कर देते हैं। अगर यहाँ 3 होता तो 4 कर देते, 4 होता 5 कर देते। ठीक है, तो 2 है तो हमने 3 कर दिया। ये 3 क्यों करा, आप समझ गए होंगे मेरी बात, क्योंकि यहाँ भाग लगा है। अगर कभी भाग हो तो इसे ज़्यादा कर देते हैं, और अगर गुणा हो तो इसे कम कर देते हैं। तो अगर ये हमने भाग है तो 2 की जगह पे घनमूल कर दिया, 3 कर दिया बेटा। बस 64 का घनमूल कर दो, आंसर हो गया बेटा कितना, 4 आपका आंसर हो गया। बिल्कुल आसान है, ठीक है ना, कतई कठिन नहीं है। आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे आराम से कर पाते हैं मैथ हम। ठीक है बेटा, चलिए अगला सवाल देखिए बेटा। नेक्स्ट इस वीडियो का अगला सवाल पढ़िए। सवाल कह रहा है बेटा, 2 संख्याओं का मासापा HCF जो है, मासापा जो है वो बेटा 12 है, उनका योग 84 है। इस प्रकार की संख्याओं के कितने युग्म संभव हैं। आपको बेटा HCF दे रखा है इसने, HCF 12 है बेटा, ठीक है ना, और योग दे रखा है, टोटल दे रखा है 84। ऐसी संख्याओं के कितने युग्म संभव है, कितने जोड़े हैं, ये बताना, ये पूछ रहा है आपसे। ठीक है ना, तो एक काम करते हैं बेटा, देखिए ध्यान से, अगर आप लासा मासा पढ़ोगे तो आप अनुपात वाले सवाल क्या होंगे, 2 संख्याओं में अनुपात ये, उनका मासा ये, तो संख्याएं क्या होंगी, तो ऐसे सवाल आप करे होंगे। तो उसी कॉन्सेप्ट पे हम एक छोटी सी बात आपसे करते हैं। जैसे मान लो हम 2 अनुपात जो होते हैं ना, अनुपात वो सहभाज्य संख्या होती है, उनमें कोई फैक्टर उभयनिष्ठ नहीं होता। ठीक है ना भाई, तो ऐसे ही 2 अनुपात मान लेते हैं, ए और बी। ए और बी 2 अनुपात है बेटा, ठीक है ना। ये ए और बी अनुपात का मतलब होता है सहभाज्य संख्या है, जिनमें कोई भी गुणनखंड उभयनिष्ठ ना हो, कोई भी गुणनखंड कॉमन ना हो। हमने ऐसी संख्या मान ली बेटा, ठीक है।
अब आप ध्यान से देखिए, ए और बी आप सहभाज्य मान लिए हैं, तो अब आपको पता है संख्याएं कैसे निकालते हैं। तो हम क्या करते हैं बेटा, मासा का गुणा एक अनुपात में अगर करोगे तो एक संख्या मिलेगी, और अगर दूसरे अनुपात में करोगे तो दूसरी संख्या मिल जाएगी बेटा। दोनों संख्याओं का योग करोगे तो 84 आना चाहिए, सवाल में है। यहाँ से हमने बेटा 12 कॉमन ले लिया, तो a + b, और यहाँ हो गया 84। यहाँ से आप 12 से कैंसिल आउट करो बेटा, तो a + b का मान हो जाएगा 7। ठीक है, और a + b, ए बी के बारे में हम बात करें अगर आपसे, तो हमने ये बात आपको पहले लिख दी है कि ए बी क्या है बेटा, सहभाज्य। सहभाज्य का मतलब वे संख्याएं होती हैं जिनमें कोई भी फैक्टर जो है वो उभयनिष्ठ ना हो, कॉमन ना हो। तो अब ऐसी संख्याएं देखो जिनका योग, जिनका टोटल 7 हो लेकिन कोई भी फैक्टर कॉमन ना हो। ठीक है, तो देखो a को आप 1 मान लो बेटा, और b को 6 मान लेते हैं, तब भी ये 7 हो जाएगा। तो ये पहला जोड़ा हो गया बेटा। a को 2 मान लो, b को 5 मान लो, देखो ये भी 7 हो गया। ठीक है, a को 3 मान लो, b को 4 मान लो, ये तब भी 7 हो गया। अब नहीं आप लिख सकते, इन्हें 7 बना सकते हैं। तो 1 2 3 कितने युग्म होंगे बेटा, ऐसी संख्याओं के 3 युग्म संभव है। ठीक है, आ गया समझ में। चलिए बेटा बात करते हैं नेक्स्ट, अगला सवाल पढ़िए बेटा। स्क्रीन पे आपको नेक्स्ट सवाल दिख रहा होगा, आगे देखो सवाल पढ़िए, और उसके बाद फिर हम आपको ये अंतिम सवाल बताते हैं बेटा। 10वां सवाल होगा इस सेशन का, बस उसके बाद मिलेंगे आपको कल। देखो बेटा कह रहा है, मोहन किसी निश्चित दूरी तक घुड़सवारी से जाने तथा पैदल आने में कुल 4 घंटे 30 मिनट का समय लेता है। ठीक है, यदि वह घुड़सवारी से जाता तथा वापस आता, माने दोनों तरफ घुड़सवारी से ही जाता और आता, ठीक है, तो उसे 2 घंटे का समय लगता। इसी दूरी को पैदल जाने और आने में कितना समय लेगा। माने एक बार टाइम दे रखा घुड़सवारी से जाना और पैदल आना, हम बना देते हैं, आपको समझ पाएंगे। देखो बेटा, जैसे सपोज दैट कि ए स्थान है, ए से बी तक जाता है वो, ठीक है, और जाता किससे है, तो हमने लिख दिया बेटा ये घुड़सवारी से जाता है, घुड़सवारी से जाता है। ठीक है, और इसी बी से रिटर्न आता है, वापस आता है ए तक, और आता पैदल है। तो जब घुड़सवारी से जाता है और पैदल आता है तब इसे टाइम लगता है बेटा 4 घंटा 30 मिनट का समय लगता है। ठीक है, पहली कंडीशन बेटा। अब कह रहा है कि वो यही दूरी ए से स्टार्ट करे, बी तक जाना है, ठीक है, और फिर बी से ए तक वापस आना है। अगर आना और जाना दोनों तरफ बेटा घुड़सवारी से करता है, घुड़सवारी से जाएगा और घुड़सवारी से आएगा। ठीक है बेटा, तो जाने और आने में तब टाइम लगता है केवल कितना, तब लगता है 2 घंटे। ठीक है, तो अब ये कह रहा है कि अगर वही व्यक्ति ए से बी तक जाए और बी से ए तक रिटर्न आए, ठीक बेटा, और दोनों तरफ किस तरह से चलना है, बोले पैदल जाना, पैदल आना है और पैदल ही जाना है, तो बताओ कितना टाइम लगेगा। ठीक, तो आप एक बात समझ रहे हो बेटा, बिल्कुल इजी है, आपकी बात समझ में आ गई कि यहाँ घुड़सवारी जाना और पैदल आना, लेकिन यहाँ घुड़सवारी से ही जाना है और घुड़सवारी से ही वापस आना है। इसका मतलब आप कह सकते हैं कि दोनों तरफ टाइम सेम होगा। ऐसा तो नहीं हो सकता, खुरापाती दिमाग लगाओ तब कहोगे ना घोड़ा थक गया होगा, है ना। हमें इससे मतलब नहीं होता कि घोड़ा थक गया होगा, हम ये मान के चलते हैं कि घोड़ा अपनी कांस्टेंट स्पीड से गया, जिस स्पीड से गया होगा उसी स्पीड से वापस आया होगा। तो अगर जाने में और आने में 2 घंटे लगते हैं तो हम कह सकते हैं बेटा कि इसे जाने में, घुड़सवारी से जाने में 1 घंटा लगा होगा और घुड़सवारी से वापस आने में 1 घंटा लगा होगा।
इसका मतलब ए से बी तक जाने में घुड़सवारी से इसे 1 घंटा लगता है, हम ये कह सकते हैं बेटा। अगर घुड़सवारी से 1 घंटा लगता है बेटा, जाने में 1 घंटा लगता है, और जबकि घुड़सवारी से जाना और पैदल आने में 4 घंटा 30 मिनट लगे हैं, और उसमें जाने का टाइम घुड़सवारी से है वो 1 घंटा है, तो अगर 1 घंटा घुड़सवारी का हटा दोगे तो पैदल की यात्रा हो गई बेटा 3 घंटा 30 मिनट की। वो इस दूरी को पैदल जाने में 3 घंटा 30 मिनट लेता है। अब दोनों तरफ पैदल जाना है बेटा, जाना भी पैदल है, मतलब जाने का भी टाइम हो गया 3 घंटा 30 मिनट, और आने का भी टाइम हो गया 3 घंटा 30 मिनट। तो अब जाने में 3 घंटा 30 मिनट पैदल और आने के 3 घंटा 30 मिनट पैदल, तो इसका मतलब अब कितना घंटा लगेगा बेटा? 7 घंटा लगेगा आने जाने में। ठीक है, आ गया होगा समझ में आपको? इजी है, आसान है बेटा। ठीक है, सब लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आपको सेशन पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, थैंक यू बेटा। मिलते हैं कल आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। खुश रहिए, मस्त रहिए बेटा। थैंक यू।